नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, 2024 का चुनाव क्या निष्पक्ष होगा, क्या स्वतंत्र होगा, क्या केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ बदस्तूर जारी रहेगा, क्या चुनाव आयोग राहुल गांधी की तलाशी के नाम पर उनके हेलीकॉप्टर की जांच करेगा और उन्हें चुनाव प्रचार से रोकेगा। क्या सिर्फ राहुल गांधी ही ऐसे नेता हैं जिन्हें चुनाव आयोग पत्र जारी करके हिदायत देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ न बोले। प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक है, यह सबको पता है, और राहुल गांधी को अपनी सीमाओं की भी जानकारी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करें, उनके पीछे चुनाव आयोग कभी नहीं पड़ता है। आपको याद होगा कर्नाटक चुनाव में किस तरह से बजरंग बली का इस्तेमाल किया था। नरेंद्र मोदी ने जनता को हाथ उठा करके जयकारा लगवाया था और खुद भी जयकारा लगाया था बजरंग बली की। यहां तक कहा था कि जब बटन दबाने जाइए ईवीएम का तो बोलिए जय बजरंग बली। उस समय चुनाव आयोग क्या गांधी जी का 3 बंदर बना हुआ था, आंख नाक कान बंद किए हुए था। और वैसी स्थिति आज के चुनाव में भी है, 2024 के चुनाव में भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं और तलाशी हो रही है राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की। आज नीलगिरी में वहां से उड़ान भर करके राहुल गांधी वायनाड जाते, उसके पहले ही चुनाव आयोग की एक टीम आई और उनके पूरे हेलीकॉप्टर की तलाशी ली। जो अटैचियां रखी हुई थी उनके खोल करके देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि जो राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल लगे हुए हैं, अगर राहुल गांधी कैश लेकर के चलते या अन्य घातक औजार सामान लेकर के चलते तो जो सुरक्षा बल उनके साथ उनकी सुरक्षा के लिए लगे हैं, क्या वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट नहीं कर सकते थे? क्या वह राहुल गांधी की जासूसी नहीं करते हैं? अगर करते हैं तो गलत है, और नहीं करते हैं तो चुनाव आयोग की टीम क्यों राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली? कांग्रेस के लोग सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी तो ले ली गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी क्यों नहीं ली जाती? आपको हम याद दिला दें कि छत्तीसगढ़ में जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 8.5 करोड़ का वायुयान है, उससे उड़ करके जाते थे और उसमें बड़े बड़े बॉक्स रखे जाते थे, और इन तमाम बॉक्स की चुनाव आयोग से कंप्लेन की गई थी वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा, भूपेंद्र बघेल के द्वारा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वायुयान की जांच हुई? सीबीआई, ईडी, आईटी की गाड़ियों की भी, उसमें भी बॉक्स देखे गए थे रखते समय, निकालते समय। उन बॉक्स में क्या था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वायुयान में रखे बॉक्स में क्या था? क्या इसकी जांच हुई? कतई नहीं हुई और न होगी। लेकिन राहुल गांधी अगर चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं तो उनके हेलीकॉप्टर की जांच जरूर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग से हम पूछते हैं कि दोहरा मापदंड क्यों? तलाशी हो तो गृह मंत्री अमित शाह की के हेलीकॉप्टर या वायुयान
जिस पर वो चलते हों उसकी भी तलाशी होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वायुयान में बॉक्स रखे जाते हैं, इसकी भी तलाशी होनी चाहिए। सीबीआई, ईडी, आईटी की गाड़ियों में भी बॉक्स रखे जाते हैं जिसमें कैश होने की संभावना है और वह कैश अवैध रूप से चुनाव को प्रभावित करने के लिए पब्लिक में बांटा जाता है। लेकिन राहुल गांधी बेदाग बच गए, क्योंकि वह इन सब आपराधिक कृत्यों पर या गैर कानूनी ढंग से चुनाव जीतने पर, धन बल बाहुबल के आधार पर चुनाव जीतने पर भरोसा नहीं करते। वैसे भी वायनाड उन्हें एक बार भारी मतों से जिता चुका है, वहां पर उन्हें गुंजाइश ही नहीं है कि वो धन बल का उपयोग करेंगे तभी जीतेंगे, कैश का उपयोग करेंगे तभी जीतेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव पर अकूत धन खर्च करती है और तमाम जगह कैश पकड़े जाते हैं, उसके ऊपर क्या कार्रवाई करता है चुनाव आयोग? आज तक किसी भी कैश की बरामदगी के ऊपर कार्रवाई होने की खबर नहीं मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से सीबीआई, ईडी, आईटी और अब चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं, इससे एक सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या डरे हुए हैं कि तलाशी ले रहे हैं? सीबीआई, ईडी, आईटी का आतंक फैला करके सांसदों को, विधायकों को, कार्यकर्ताओं को, यहां तक कि मुख्यमंत्री तक को गिरफ्तार कर चुके हैं और अभी कितना गिरफ्तारी करेंगे कुछ नहीं पता। क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की भी गिरफ्तारी कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ भी कर सकती है। जब राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ले सकती है तो उनके ऊपर तो 16-17 मुकदमे चल रहे हैं पूरे देश भर में। किसी एक मुकदमे की आड़ में उन्हें भी जेल भेजा जा सकता है चुनाव के पहले, ताकि चुनाव प्रचार न कर सके। साथियों, कल 16 मार्च को ईवीएम पर फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट और हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जितनी मुस्तैदी के साथ, जिस तरह से निष्पक्ष, स्वतंत्र हो करके फैसले दे रहा है, कल का फैसला भी चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगा और सुप्रीम कोर्ट हथौड़ा चलाते हुए कहेगा कि ईवीएम का इस्तेमाल चुनाव में कीजिए, लेकिन इसे पारदर्शी बनाइए, इसे धांधली युक्त नहीं बल्कि धांधली मुक्त कीजिए। वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची को 100% लागू कीजिए। अभी वीवीपैट से सिर्फ 5% पर्चियां निकाली जाती हैं और उनका वीवीपैट में पड़े, ईवीएम में पड़े वोट से मिलान किया जाता है। एडीआर एक संस्था है, उसने केस किया है सुप्रीम कोर्ट में कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं कराता, उसके चुनाव प्रक्रिया में ईवीएम में पारदर्शिता नहीं है और यह पारदर्शिता तभी सुनिश्चित होगी जब वीवीपैट 100% पर्चियों के साथ गिना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और कल सुनवाई होगी। सिर्फ एडीआर ही नहीं बल्कि पूरे देश के बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, वकीलों और व्यापारियों को चिंता है कि ईवीएम के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते हैं 2014 से और मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव से तो स्पष्ट हो गया कि ईवीएम का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए। ऐसे में ईवीएम पर जो कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा
कि 100% मिलान कीजिए वीवीपैट से निकली हुई पर्चियों की और ईवीएम में पड़े वोट से, तब चुनाव आयोग के हाथ पैर फूल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भी बैकफुट पर आ जाएगी और जो 400 पार 370 पार की बात कह रही है उसकी हेकड़ी निकल जाएगी, क्योंकि ईवीएम से धांधली करने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। कल अगर सुप्रीम कोर्ट सकारात्मक निर्णय देता है तो चुनावी चंदे के घोटाले का जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, स्वागत योग्य है, ऐतिहासिक फैसला है। पूरी दुनिया में इसकी सराहना की गई है और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला माना गया है। चुनावी चंदे का घोटाला, हफ्ता वसूली का घोटाला, अरविंद केजरीवाल के ऊपर 100 करोड़ रुपए को लेकर के ईडी का मुकदमा चल रहा है। ईडी की हिरासत में है, जेल में बंद हैं, न्यायिक हिरासत में है, उनकी बेल भी नहीं हो सकी। आज कोर्ट ने 29 अप्रैल तक बढ़ा दिया है और ईडी को नोटिस जारी किया है कि आप नोटिस का जवाब दीजिए, 23 मार्च तक उसके बाद सुनवाई होगी कि गुनहगार केजरीवाल हैं या नहीं। अगर गुनहगार नहीं हैं तो उन्हें 29 अप्रैल को रिहा कर दिया जाएगा और गुनहगार होने के सबूत होंगे तो उन पर मुकदमा चलेगा और उनकी परेशानियां घटेंगी नहीं, बढ़ती ही जाएंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए सेना का इस्तेमाल किया है, सेना से चुनाव प्रचार करवाया जा रहा है। आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी भी सेना का इस्तेमाल नहीं किया गया। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करने की बात तो सुनी गई थी, कांग्रेस के भी राज्य में, भारतीय जनता पार्टी के राज्य में, अन्य प्रधानमंत्री जो हुए हैं उनके राज्य में भी निष्पक्ष चुनाव के जगह सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल की बात सुनी गई है। और इसी सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल पर 1975 में इंदिरा गांधी को मुंह की खानी पड़ी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया था कि चुनाव रद्द करना पड़ा था और इंदिरा गांधी को सजा दी गई थी। हालांकि वह सुप्रीम कोर्ट में जीत गई थी, लेकिन उसके बावजूद इमरजेंसी लगा करके यह साबित कर दिया था कि अहंकारी और तानाशाही रवैये से इस देश को नहीं चलाया जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी से कोई सबक भी नहीं लिए हैं, न लेना चाहते हैं। इंदिरा गांधी ने तो घोषित इमरजेंसी लगाई थी 25 जून 1975 को, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सालों से अघोषित इमरजेंसी चला रहे हैं, जिसमें विपक्ष को खत्म कर रहे हैं, स्वायत्त संस्थानों की स्वायत्तता खत्म कर रहे हैं, चुनाव आयोग को प्रभावित कर रहे हैं, चुनाव आयोग को कठपुतली बना लिए हैं, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति खुद कर रहे हैं और इस देश की केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, विपक्ष को खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा लंबे समय तक नहीं चल सकता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में ऐसी व्यवस्था दी है कि एक निरंकुश और तानाशाह प्रधानमंत्री ज्यादा समय तक शासन में नहीं रह सकता है, उसे अंततः जाना ही पड़ेगा और उस जाने की आहट आने लगी है नरेंद्र मोदी के विदाई की। एजेंसियां सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर ही नहीं काम करती, बल्कि चुनाव का सर्वे करने वाली एजेंसियां भी पालती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एजेंसियों को पैसा देते हैं
CSDS लोकनीति का जो आंकड़ा आया हुआ है यह भी चौंकाने वाला है और नरेंद्र मोदी के झूठे जुमलों की पोल खोलने वाला है। लेकिन उससे बड़ा सर्वे जो आया है, जो ABP न्यूज़ ने दिखाया है अपने चैनल पर, वह चौंकाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी CBI, ED, IT, चुनाव आयोग, मशीनरी, सेना का उपयोग करके कितना भी चुनाव प्रचार कर लें, अंततः इन्हें हार ही मिलेगी। 5 राज्यों का सर्वे आया है, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान और कर्नाटक। ABP न्यूज सी वोटर्स सर्वे के अनुसार पंजाब की 13 सीटों में से कांग्रेस को 7 सीटें, आम आदमी पार्टी को 4 सीटें और NDA को 2 सीटें मिल रही हैं। इसी तरह से केरल की 20 सीटों पर इंडिया गठबंधन को 20 सीटें मिल रही हैं। तमिलनाडु की 39 सीटों पर 39 सीटें इंडिया को मिल रही हैं। राजस्थान की 25 सीटों पर 2500 सीटें NDA BJP को मिल रही हैं। और सिर्फ 2024 ही नहीं, 2019 और 14 में भी इन्हें मिल चुकी हैं। लेकिन आज सवाल उठाया जा रहा है, आज जो विश्लेषण करने वाले राजनीतिक विश्लेषक हैं वह चीख चीख करके कह रहे हैं कि 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी की हार होने वाली है। लेकिन फिर भी अगर ABP न्यूज़ के सर्वे, सी वोटर्स के सर्वे की बात मान भी लेते हैं कि 25 सीटें मिल रही हैं इन्हें राजस्थान में, और कर्नाटक में 28 में 23 सीटें BJP को मिल रही हैं और 5 सीटें इंडिया गठबंधन को। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। कर्नाटक में इससे कहीं ज़्यादा बड़ा आंकड़ा होगा। हमें लगता है कि 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं और 8 सीटें कांग्रेस की झोली में जा सकती हैं। लेकिन इन आंकड़ों को अगर जोड़ दीजिए तो 543 में से 167 सीटें हैं इन 5 राज्यों में। इसमें इंडिया गठबंधन की जीत हो रही है। 97 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। भारतीय चुनाव परंपरा में 1952 से लेकर के अब तक तानाशाही रवैये, अहंकारी रवैये की जीत नहीं हो पाई है और EVM की सेटिंग्स से भी लोकसभा चुनाव को प्रभावित नहीं किया गया है। लेकिन 2024 के चुनाव में EVM की सेटिंग से चुनाव जीतने की कवायद हो रही है। चुनाव आयोग क्यों नहीं तैयार हो रहा है 100% वीवीपैट के पर्ची से EVM में डाले गए वोट का मिलान करने के लिए? उसका तर्क है कि बहुत समय लग जाएगा। 4 जून को मतगणना हो रही है तो 4 जून के आगे भी मतगणना हो सकती है। जितना समय लेना हो ले लीजिए, लेकिन निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए। मतगणना निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए। किसी पार्टी विशेष को जिताने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया था वीवीपैट से 100% पर्चियों की गिनती करने के लिए। और जब सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा कल चलेगा तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। और जिस तरह से SBI ने कहा था कि हमें 30 जून तक का समय दीजिए चुनावी चंदे के घोटाले को उजागर करने के लिए, चुनाव आयोग को सौंपने के लिए, और उसके बाद जब हथौड़ा चला तो 24 घंटे के अंदर सारे आंकड़े दे दिए चुनाव आयोग को। उसी तरह से कल सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चलेगा
तो चुनाव आयोग को मानना पड़ेगा कि वीवीपैट से ईवीएम में पड़े वोटों का मिलान किया जाएगा और 100% किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार होने जा रही है। और जो सर्वे मैंने बताया, इस सर्वे से निकल करके आने वाले तथ्यों के मद्देनजर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार नहीं 200 पार के आसपास सीटें पा सकते हैं। और 200 पार भी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी सर्वे है। इस सर्वे के अनुसार 200 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रही हैं और 200 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, 272 सीटें नहीं मिलेंगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण नहीं कर सकेंगे। जिस तरह से चुनाव में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल की बात होती है और खास करके डबल इंजन के राज्यों में चुनाव में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल होता है, वह किसी से छुपा नहीं है। क्या चुनाव आयोग सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल पर रोक लगा सकेगा? हमें तो ऐसा नहीं लगता है। इस जमाने में, इस समय में, इस कालखंड में जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहावत चरितार्थ हो रही है। और निश्चित रूप से लाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है। सीबीआई, ईडी, आईटी और तमाम एजेंसियां इनके हाथ में हैं। आरएसएस और उसके तमाम प्रचारक इनके हाथ में हैं। गोदी मीडिया इनके हाथ में है। तो ये पूरी ताकत से लगा करके चंडीगढ़ मॉडल को अपना करके भी चुनाव जीतना चाहते हैं। चंडीगढ़ मॉडल में जिस तरह से खुल्लम खुल्ला कैमरे के सामने धांधली की गई थी, उस धांधली को पूरे भारत ने ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को उजागर किया है। अगर प्रधानमंत्री को लगेगा कि ईवीएम की सेटिंग से उनकी जीत नहीं हो रही है, 100% पर्चियों का मिलान किया जा रहा है, तब ये चंडीगढ़ मॉडल अपना सकते हैं और चुनाव आयोग के अधिकारियों से धांधली करवा के चुनाव जीत सकते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी के मतदाताओं से हमारी अपील है, एक तरफा वोट करें। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, हिंदू राष्ट्र से भारत को बचाने के लिए। आरएसएस का एजेंडा है कि इन चुनावों के बाद संविधान को खत्म किया जाए, लोकतंत्र को खत्म किया जाए और हिंदू राष्ट्र बना करके अनंत काल तक राज किया जाए और इस देश को संविधान के बजाय मनुस्मृति के हवाले कर दिया जाए और मनुस्मृति के अनुसार शासन चलाया जाए। ओबीसी, एससी, एसटी को नीच और शूद्र, अंत्यज, म्लेच्छ जैसे पहले माना जाता रहा है, जैसे पहले अछूत माना जाता रहा है, वैसे फिर से माना जाए। तो ओबीसी, एससी, एसटी के मतदाताओं, आप गौर से सुनिए। 97 करोड़ मतदाता इस देश में हैं और 85% आबादी ओबीसी, एससी, एसटी की है। तो 97 करोड़ मतदाताओं में ओबीसी, एससी, एसटी 85% हैं। और ये 85% अगर चाह लेंगे तो बाबा साहब का संविधान भी बचा लेंगे, लोकतंत्र को भी बचा लेंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र होने से भी बचा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।